हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 11th में हम फिजिकल एजुकेशन का तीसरा पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ का नाम है नागरिकता एवं भावनात्मक एकता। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता से हमारा क्या आशय है, देखते हैं। नागरिकता का अर्थ, आमतौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है। नागरिकता का अर्थ है कि एक व्यक्ति का किसी विशेष देश के प्रति क्या संबंध होते हैं, यही नागरिकता कहलाता है। मतलब आपने देखा होगा कि हम यदि भारत में जन्म लिए हैं तो हम भारत के नागरिक हुए। हमारा भारत देश के प्रति एक जो संबंध है, यही संबंध जो है नागरिकता है। आगे देखेंगे इसी कड़ी में, नागरिक को सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जहां जिस देश में भी नागरिक रहता है वहां सामाजिक और राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। परंतु अधिकार के बिना कर्तव्य को पूरा नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति अनेक कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति तमाम कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, तभी वह वास्तविक रूप से अधिकारों का उपभोग कर सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तभी वह अपने अधिकारों का भी प्रयोग कर पाता है। अतः व्यक्ति जिस भावना से कर्तव्यों का पालन करता है उसी को नागरिकता कहते हैं। जिस भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसको हम नागरिकता कहते हैं। ये दूसरे अर्थों में। आगे देखेंगे, दूसरे शब्दों में कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना ही नागरिकता है। थोड़ा और समझेंगे कि कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना, जब हम अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करते हैं, सही ढंग से पालन करते हैं, तो उसे हम नागरिकता कह सकते हैं। लेकिन हम समझेंगे कि नागरिकता है क्या। बच्चों, आप देखते हैं कि हम अपने देश में हैं तो हमारे देश से एक अपना विशेष लगाव है और इसी लगाव को नागरिकता से देखा जा सकता है, क्योंकि यह देश हमें कुछ अधिकार देते हैं और साथ में कुछ कर्तव्य भी देते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। तो यह तभी संभव होता है जब हम किसी देश के नागरिक होते हैं। तो बच्चों, इसी से आशा है नागरिकता से कि हमें उस देश के लिए कुछ करना पड़ता है और उस देश में रह करके हम जो है अपना विकास करते हैं। तो बच्चों, इसी क्रम में आगे देखते हैं नागरिकता की परिभाषा। देखेंगे डॉक्टर विलियम लायड कहते हैं, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण, हमें जितने भी हमारे कर्तव्य मिले हुए हैं, हम उन कर्तव्यों का व्यवस्थित तरीके से निर्वहन करते हैं, वही नागरिकता है। आगे देखेंगे, गैटी के अनुसार नागरिकता किसी व्यक्ति की उस स्थिति विशेष का नाम है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने राज्य में सामान्य और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। देखिए, ये कहते हैं कि नागरिकता उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य कुछ अपने कर्तव्यों का पालन करता है और देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो
बच्चों ये नागरिकता की परिभाषा है। आइए बच्चों अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। बच्चों किसी भी देश में हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत, दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत, तीसरा है मिश्रित सिद्धांत, चौथा है देशीकरण की शर्तें, पांचवा है नागरिकता प्राप्त करने की अन्य विधियाँ। अब इन सब में हम सबसे पहला देखेंगे रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। जी हाँ बच्चों, रक्त अथवा वंश का सिद्धांत सबसे प्राचीन विधि है नागरिकता प्राप्त करने की। इसमें कोई बच्चा जिस देश में जन्म लेता है उससे मतलब नहीं होता है। इसमें मतलब उसके माँ बाप से होता है। माँ बाप जिस देश के निवासी होते हैं उनको जिस देश की नागरिकता प्राप्त होती है उसी देश का नागरिक को माना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लैंड में जन्म लेता है और उसके माँ बाप भारत के हैं, तो इस सिद्धांत के आधार पर वह बच्चा जो है भारत का नागरिक कहलाएगा। और इसी तरह से यदि कोई बच्चा कोई दंपति भारत आता है और उस बच्चे का जन्म भारत में होता है लेकिन माँ बाप मान लीजिए किसी दूसरे देश के हैं तो उसको उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है। बच्चों यह सबसे प्राचीनतम विधि है नागरिकता प्राप्त करने की। आइए दूसरा देखते हैं जन्म स्थान का सिद्धांत। जन्म स्थान के आधार पर अर्थात बच्चे का जन्म जिस देश में होता है वह उस देश का नागरिक माना जाता है। ऐसा कुछ देशों में है बच्चों। हम इंग्लैंड में देखेंगे, इंग्लैंड में यदि कोई दंपति वहाँ अपने बच्चे को जन्म देता है तो वह बच्चा वहाँ का नागरिक माना जाता है। तो बच्चों ये था दूसरा सिद्धांत जन्म स्थान का सिद्धांत। बच्चों बात करेंगे तीसरे सिद्धांत पर, मिश्रित सिद्धांत। बच्चों अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड इन देशों में मिश्रित सिद्धांत लागू है। मिश्रित सिद्धांत में क्या होता है कि दोनों हिसाब से मतलब रक्त अथवा वंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लैंड में जन्म लिया तो वहाँ का वो नागरिक माना जाएगा, लेकिन वह बच्चा बड़ा होने के बाद, वयस्क होने के बाद वह उसके माँ बाप जिस देश में है उस देश को या इंग्लैंड को दोनों में से किसी एक देश को अपनी नागरिकता के लिए चुन सकता है। तो बच्चों ये था हमारा मिश्रित सिद्धांत। कुछ और भी नागरिकता प्राप्त करने के कुछ विधियां हैं जैसे कि देशीकरण की शर्तें। देशीकरण की शर्तें मतलब यदि कोई दूसरे देश का नागरिक मान लीजिए भारत में अपनी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वह प्रार्थना प्रस्तुत करता है भारत सरकार के पास और कुछ जो देश का जो नियम है उसके हिसाब से कुछ शर्तों को वह यदि पूरा करता है तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। इस पे देखेंगे सबसे पहला क्या है, निवास। देशीकरण की शर्तें इस विधि में जो सबसे पहला पॉइंट है निवास। निवास का आशय है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समयावधि तक उस देश में निवास किया हो। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग देशों का अलग अलग वर्ष निर्धारित है कि कोई व्यक्ति किसी देश में कितने साल तक निवास यदि कर लेता है तो वह उस देश के लिए नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा है देशभक्ति की शपथ। दूसरे पॉइंट में जिस व्यक्ति को नागरिकता लेनी होती है उस व्यक्ति को उस देश के प्रति शपथ लेनी पड़ती है कि उस देश के तमाम बनाए नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे। तीसरी पॉइंट है नागरिकता की प्राप्ति की इच्छा।
और उसके मन में नागरिकता प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए। वह स्वतंत्र रूप से वह उस देश का नागरिक बनना चाहता हो। अगला पॉइंट है राष्ट्रभाषा का ज्ञान। जी हाँ बच्चों, जिस देश में व्यक्ति को नागरिकता के लिए अप्लाई करना है उस देश का जो राष्ट्रभाषा है उसे अच्छी तरह से उसे आना चाहिए। अगला पॉइंट है जीविकोपार्जन के साधन। जीविकोपार्जन के साधन मतलब जिस व्यक्ति को नागरिकता पाना है किसी देश में तो वह व्यक्ति उस देश में अपना जीविकोपार्जन कैसे करेगा, अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा, वो अपना जीवन कैसे चलाएगा, ये चीज उसके पास होना चाहिए। यानी कोई ना कोई रोजी रोजगार या नौकरी उसके पास होना चाहिए। आगे देखेंगे अच्छा चरित्र। अगला पॉइंट है कि अच्छा चरित्र होना चाहिए, किसी प्रकार का दोषी न हो, कहीं वह दंडित न किया गया हो। इन तमाम तरह की शर्तों को यदि वो पूरा करता है तब इस विधि के द्वारा देशीकरण की शर्तों की विधि के द्वारा वह किसी देश के नागरिक किसी देश का नागरिक हो सकता है। बच्चों और भी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हमें दूसरे देशों में नागरिकता मिल सकती है। देखिएगा पांचवा है नागरिकता प्राप्त करने की अन्य विधियां। कुछ अन्य विधि भी जैसे पहला विवाह द्वारा। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश में वहां किसी महिला से शादी कर लेता है तो उस व्यक्ति को वहां का नागरिकता मिल जाता है। दूसरा सरकारी नौकरी द्वारा। कोई व्यक्ति दूसरे देशों में जाकर के सरकारी नौकरी कर लेता है और वहां के तमाम नियम कानून और शर्तों का पालन करता है, उस दायरे में जब वो आ जाता है तब उसे वहां की नागरिकता दे दी जाती है। अगला पॉइंट है भूमि खरीदने से। बच्चों जब कोई व्यक्ति दूसरे देशों में जमीन खरीद लेता है तो इस आधार पर भी उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। अगला पॉइंट है विजय द्वारा। विजय द्वारा मतलब जब कोई व्यक्ति दूसरे देशों के किसी भूभाग को किसी हिस्से को जब वह जीत लेता है तब उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। आगे देखेंगे दत्त विधान द्वारा। दत्त विधान का मतलब होता है गोद लेने से। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के नागरिक को गोद ले लेता है तो इस आधार पर भी व्यक्ति जो है वह बच्चा जिसको गोद लिया गया होता है वह नागरिकता प्राप्त कर लेता है। बच्चों अगला पॉइंट है नागरिकता का लोभ। अभी तक हमने पढ़ा कि नागरिकता हम प्राप्त कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी नागरिकता किसी देश से समाप्त कैसे होती है। बच्चों पहला है विवाह द्वारा। बच्चों विवाह द्वारा जैसे मान लीजिए कोई एक स्त्री किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ अपना विवाह कर लेती है तो वह जिस देश की नागरिक थी जहां उसका जन्म हुआ था वह स्त्री उस देश की नागरिकता खो देती है। बच्चों दूसरा पॉइंट देखेंगे त्याग पत्र देकर। हाँ बच्चों लिखित रूप से कोई व्यक्ति जिस देश में निवास कर रहा है वहां चाहे तो लिखित रूप से त्याग पत्र देकर उस देश की नागरिकता को वह समाप्त कर सकता है। ऐसा प्राविधान भारत में भी है कि यदि कोई बाहर का नागरिक यहाँ रह करके उसको नागरिकता प्राप्त कर लिया है और काफी वर्षों से रह रहा है वह यहाँ से जाना चाहता है पुनः किसी अन्य देश में तो वह यहाँ त्याग पत्र दे सकता है। या भारत का ही कोई नागरिक वह अब विदेशों में रहना चाहता है और यहाँ नहीं रहना चाहता तो यहाँ की सरकार को वह त्याग पत्र दे करके यहाँ की नागरिकता को समाप्त कर सकता है। हाँ बच्चों आगे देखेंगे दीर्घकाल तक विदेश रहने पर यह भी एक कंडीशन आता है कि जब कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक
अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में निवास करता है, ऐसी स्थिति में भी उसे उस देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, देशद्रोह के आधार पर। बच्चों, देशद्रोह के आधार पर जैसे कोई भी व्यक्ति जिस देश में निवास कर रहा है उस देश में अपने ही देश से वो बगावत कर लेता है, वह किसी और जो है आपराधिक कार्यों में लिप्त होता है तो उसे हम देशद्रोही करार देते हैं और इस तरह से वहाँ की सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर देती है। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, दूसरे देश में सरकारी पद प्राप्त करने पर। जी हाँ बच्चों, ये भी एक पॉइंट है जिससे नागरिकता का लोप होता है या समाप्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह किसी अन्य देशों में जा कर के और काफ़ी वर्षों से रह रहा हो और धीरे धीरे वहाँ वह किसी सरकारी पद पर आसीन हो गया हो, सरकारी पद मिल गया हो उसे और वह काफ़ी लंबे समय तक वहाँ निवास करता हो, ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है बच्चों। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, गंभीर अपराध के कारण सरकारी नौकरी से अलग होने पर। यदि कोई व्यक्ति किसी देश में सरकारी नौकरी करता हो और वह उस विभाग में कोई गंभीर अपराध करता है या अन्य किसी प्रकार के गतिविधियों में उसे पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी नागरिकता का लोप हो जाता है। आइए बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं, आदर्श नागरिक के गुण। बच्चों, आदर्श नागरिक सफल समाज तथा राष्ट्र के आदर्शिता होते हैं। जो आदर्श नागरिक होता है वह देश के उत्थान में अहम भूमिका निभाता है, वह हमारे लिए एक आधारशिला है। जो व्यक्ति अपने हित से ज़्यादा परिवार तथा परिवार के हित से ज़्यादा समाज और राष्ट्र के हित में तत्पर रहता है और अपने अन्य कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है उसको आदर्श नागरिक कहेंगे। मतलब जो व्यक्ति अपने हितों से ज़्यादा अपने हितों से ज़्यादा अपने परिवार के हित के बारे में सोचता है, अपने परिवार के हित से ज़्यादा अपने समाज अपने देश के बारे में सोचता है, वही आदर्श नागरिक कहलाता है। तो बच्चों, इसी संदर्भ में एक दो परिभाषा देखेंगे। आदर्श नागरिक की परिभाषा लास्की के अनुसार आदर्श नागरिक कौन है देखेंगे। नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय का जन कल्याण के प्रयोग है। नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय क्या है? जन कल्याण में प्रयोग है। यानी कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाता है और अपने शिक्षा का वह मानव कल्याण के लिए प्रयोग करता है, ऐसे स्थिति में हम एक व्यक्ति को सच्चा नागरिक कह सकते हैं या आदर्श नागरिक कह सकते हैं। कब? कि जब वह व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा समाज की भलाई के लिए कोई कार्य करता है। आगे देखेंगे E.M. वाइट के द्वारा। E.M. वाइट क्या कहते हैं इस संदर्भ में? बच्चों, आदर्श नागरिक में व्यवहारिक बुद्धि, ज्ञान और भक्ति ये तीनों गुण आवश्यक है। E.M. वाइट कहते हैं कि जो आदर्श नागरिक होगा उसके अंदर बुद्धि, ज्ञान और भक्ति जैसे गुण मौजूद होने चाहिए। यदि ये तीनों गुण उनके अंदर नहीं है तो वह व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं हो सकता है। इसलिए यह आदर्श नागरिक होने का मुख्य गुण जो है बुद्धि, ज्ञान और भक्ति। आगे देखेंगे कि आदर्श नागरिक के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। कैसे जानेंगे कि व्यक्ति आदर्श नागरिक है कि नहीं? उसके कुछ गुण हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखेंगे, पहला है अधिकार कर्तव्य का ज्ञान तथा पालन। पहला गुण क्या होना चाहिए एक आदर्श नागरिक का? कि वह उसको अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होने के साथ साथ व्यक्ति उसका पालन करता हो। अगला देखेंगे पॉइंट, अनुशासन प्रियता। वह व्यक्ति
तभी आदर्श कहा जा सकता है जब वह अनुशासित होगा। बिना अनुशासन के वह व्यक्ति आदर्श नागरिक की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए अनुशासन महत्वपूर्ण कड़ी है हमें आदर्श नागरिक बनने के लिए। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक हम उसे आदर्श नागरिक की श्रेणी में नहीं रख सकते। जो व्यक्ति सदा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, वह कभी अपनी तरक्की नहीं कर सकता, अपने समाज, अपने राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आदर्श नागरिक के गुणों में आत्मनिर्भरता जो है वह एक महत्वपूर्ण गुण है। तो बच्चों अगला पॉइंट देखेंगे अच्छा चरित्र। जी हाँ बच्चों, चौथा पॉइंट है अच्छा चरित्र। एक आदर्श नागरिक का गुण जो है वह अच्छा चरित्र होना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा नहीं है हम उससे कतई आदर्श नागरिक नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है देश प्रेम। देश प्रेम, जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा वह व्यक्ति कतई आदर्श नहीं कहा जा सकता। किसी भी हालत में हम उसे एक आदर्श व्यक्ति नहीं कर सकते, आदर्श नागरिक नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक आदर्श नागरिक का एक कर्तव्य है कि वह अपने देश से प्रेम करे। बच्चों अगला पॉइंट देखेंगे परोपकार। एक आदर्श नागरिक का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है, वह है परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है बच्चों दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना। बच्चों हम प्राय देखते हैं कि हमारे समाज में तमाम तरह के दीन दुखी, गरीब इत्यादि तरह के लोग हैं जिनको हमेशा कोई न कोई ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसी स्थिति में हमारा यह धर्म बनता, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे की सहायता करें, दूसरे की मदद करें और समाज की मुख्य धारा में उसे जोड़ने का प्रयास करें। तो बच्चों यही परोपकार होता है, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे की मदद करना ही परोपकार कहलाता है। तो यह एक गुण ऐसा है जो हमारे अंदर होना नितांत आवश्यक है। बच्चों अगर देखेंगे व्यापक दृष्टिकोण, एक आदर्श नागरिक के गुणों में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा है। कैसा है मतलब वह ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति हो, उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो, तो यह भी एक आदर्श नागरिक का गुण है। बच्चों अगले टॉपिक पर चलेंगे मितव्ययिता। इसका अर्थ होता है बच्चों कि जो व्यक्ति अपने धन की फिजूल खर्ची को रोकता है, अपने धन को व्यर्थ में बेकार नहीं जाने देता है, उसे मितव्ययी कहते हैं। आदर्श नागरिक का एक महत्वपूर्ण गुण है कि वह अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाए। तो बच्चों अगला पॉइंट है अच्छा स्वास्थ्य। अगला पॉइंट देखेंगे कि एक आदर्श नागरिक के और क्या गुण हो सकते हैं, उसमें अच्छा स्वास्थ्य आता है। बच्चों अच्छा स्वास्थ्य जब तक हमारा नहीं रहेगा तब तक हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए या समाज या अपने राष्ट्र के लिए हम कोई योगदान नहीं दे सकते। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम किसी की भी भलाई नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम खुद अपनी ही भलाई नहीं कर सकते। इसलिए एक आदर्श नागरिक का गुण है कि वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखे। बच्चों इसी क्रम में अगला पॉइंट देखेंगे सुशिक्षा। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक आदर्श नागरिक के गुण के लिए कि वह सुशिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके ज्ञान का, उसके पढ़ाई लिखाई का सही दिशा में प्रयोग होना चाहिए। यह एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य होता है, ये गुण होता है। जी हाँ बच्चों, अभी आपने देखा एक आदर्श नागरिक के गुण। आइए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं तथा उनको दूर करने के उपाय। एक आदर्श नागरिक के मार्ग में क्या क्या अवरोध उत्पन्न होता है, क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसको हम समझेंगे।
पहला पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाएं। सामाजिक कुप्रथाएं मतलब सामाजिक बुराइयां। जी हाँ बच्चों, हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जिनके कारण हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम एक आदर्श नागरिक नहीं बन पाते हैं। इनमें से सबसे पहला जो है सामाजिक बुराई है, और वह सामाजिक बुराई जाति पात, ऊंच नीच का भेदभाव, दहेज प्रथा इत्यादि हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जिसके कारण हम एक आदर्श नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। तो बच्चों, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि उन बुराइयों को हम दूर करें। हमारे समाज में ऐसी बुराई यदि कहीं दिखती है तो उसे दूर करने का प्रयास करें और स्वयं में सुधार करें, तभी जाकर के हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक बाधा। आर्थिक बाधा मतलब पैसे का प्रॉब्लम। बच्चों, एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें एक आदर्श नागरिक नहीं बनने देता है, क्योंकि जब तक हमें अपनी भूख शांत नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा दिमाग कोई और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। मतलब हमें अपना जीविकोपार्जन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और कहीं न कहीं यह समस्या हमारे सामने आती है जिसके कारण हम जो है बुराई के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। क्योंकि एक कहावत है, वो भुज्यतम किम न करोति पाप। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है, सभी पाप कर सकता है, क्योंकि वह सबसे पहले अपने पेट के बारे में सोचेगा, उसके बाद ही कुछ सोच सकता है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं इस तरह का, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, तो हमें मिल करके उनकी सहायता करनी चाहिए। और एक राष्ट्र का भी एक कर्तव्य बनता है, एक सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करें या रोजगार सृजन करें, किसी व्यवसाय को करने में उनकी मदद करें। इस तरह से यह समस्या दूर होगी, तभी हम एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। बच्चों, अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वार्थ। व्यक्तिगत स्वार्थ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, जिसके कारण भी यह स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसे लोग कभी भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकते, जो सिर्फ अपनी भलाई सोचते हैं। तो बच्चों, यह तीसरा पॉइंट था जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में हमें आदर्श नागरिक बनने से रोकता है। बच्चों, अगला पॉइंट देखेंगे अशिक्षा तथा अज्ञानता। अशिक्षा तथा अज्ञानता सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमें गलत कार्यों की तरफ अग्रसित करता है। यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे अंदर कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो निश्चित रूप से हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे। कोई भी हमें उकसा करके गलत कार्य हमसे करवा लेगा या हमें बुरे मार्ग पर ढकेल देगा और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़े लिखे रहेंगे तभी हमारी बुद्धि कार्य करेगी और क्या उचित है क्या अनुचित है यह हम जान पाएंगे। इसलिए बच्चों, यह चौथा पॉइंट अशिक्षा तथा अज्ञानता जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आदर्श नागरिक बनने में। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ज्ञान है उसके पास, तो वह निश्चित रूप से एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण करता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है और स्वयं एक अच्छा नागरिक बनता है। बच्चों, इसी क्रम में अगला देखेंगे पांचवा अनुचित दलबंदी तथा संकीर्ण राजनीतिक दल। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुचित दलबंदी होता है। हमारा समाज आज भी विभिन्न जाति पात और राजनीतिक दलों में बंधा हुआ है, जिसके दलदल से अभी भी बाहर नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है, क्योंकि वह अपने राष्ट्र की भलाई के बारे में न सोच करके
वह व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने परिवार के स्वार्थ और किसी दलगत राजनीति की सोच रखते हुए किसी एक राजनीतिक पार्टी का स्वार्थ को पूरा करता है, ऐसी स्थिति में वह आदर्श व्यक्ति, आदर्श नागरिक नहीं बन सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है। बच्चों आगे देखेंगे सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता। सार्वजनिक जीवन के प्रति उदासीनता मतलब जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है, परिवार, समाज और राष्ट्र के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, तो क्या कहता है वो कहता है कि हमें किसी कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी की बने किसी की न बने, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जबकि बिल्कुल ये सरासर गलत है। यदि एक आप आदर्श नागरिक है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश में एक अच्छे सरकार का चुनाव करें ताकि उसका लाभ हम सबको मिल सके। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। ऐसे ही लोग समाज में बाधा उत्पन्न करते हैं, समाज का विकास नहीं हो सकता, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता ऐसे लोगों के द्वारा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें जानना चाहिए कि हमें सिर्फ उदासीन नहीं रहना है, बल्कि समाज में क्या क्या चल रहा है समाज का अवलोकन करना है, और जहाँ तक संभव हो सके समाज की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए हमें यदि आगे आना पड़ता है तो हमें आगे आना चाहिए और अपने राष्ट्र का विकास करना चाहिए। बच्चों अगला पॉइंट है शासन में भ्रष्टाचार। शासन में भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रायः देखने को मिलता है, जिसके कारण व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं बन पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति आदर्श नागरिक बनना चाहता है, लेकिन कुछ शासन में ऐसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनकी वजह से वह व्यक्ति तंग आ जाता है और जो है वह आदर्श नागरिक नहीं बन पाता। उदाहरण के स्वरूप आज वर्तमान परिवेश में तमाम जगहों पर जाइए, कार्यालयों में, तमाम जगह सरकारी कार्यालयों में जाइए, जहां आपको अपने कार्य कराने हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आज भी जो है बिना घूस लिए कार्य नहीं होते हैं। ऐसी विकट स्थिति है हमारे देश के सामने जिसको हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, और हमें ऐसे भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करके उनको सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करना होगा, और यथासंभव सरकार को भी इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करना आवश्यक है, ताकि हम अपने एक स्वस्थ समाज का निर्माण, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। बच्चों अगला पॉइंट देखेंगे अकर्मण्यता। अकर्मण्यता बहुत बड़ा पॉइंट है आदर्श नागरिक के संदर्भ में। क्या है, आज व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता। कुछ ऐसे भी लोग पड़े हुए हमारे समाज में जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए जो है बहुत नुकसानदायी हैं और हमारे समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वह खुद अपना जो है उन्नति नहीं कर रहे हैं और बल्कि वह समाज में एक बुराई की तरह बैठे हैं और हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोग को ये सीखना चाहिए कि हमें अपने स्वयं कुछ करना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के विकास के लिए भी सोचना है। तो बच्चों ये पॉइंट था आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं, जो एक हमें आदर्श नागरिक बनने में जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं, ये पॉइंट थी। आगे हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे नागरिक के कर्तव्य। आगे देखेंगे कि नागरिक के कर्तव्य क्या है। देखिएगा कर्तव्य का अर्थ, इसके पहले हम देखेंगे कर्तव्य का क्या अर्थ होता है। अधिकारों के साथ ही कर्तव्य भी संलग्न है। जैसे जैसे हमें अधिकार मिलते जाते हैं हमारे कर्तव्य भी उसी साथ मिल जाते हैं। अधिकारों का प्रयोग समाज, राष्ट्र तथा विश्व के हितों को दृष्टि में रखकर ही करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का प्रयोग अपने प्रति
परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र तथा पूरे विश्व के कल्याण को ध्यान में रख करके हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। जिन कार्यों का समाज, राष्ट्र तथा विश्व पर बुरा असर पड़े उन कार्यों को न करना भी कर्तव्य है। ये उस एक अर्थों में भी समझ सकते हैं कि जिन कार्यों को करने से हमारे परिवार की, समाज की, राष्ट्र की तथा पूरे विश्व की क्षति होती हो, पूरे विश्व का नुकसान होता हो, ऐसे कार्यों से बच करके, ऐसे कार्यों को न करके भी मानिए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो बच्चों आगे देखेंगे कर्तव्य के प्रकार। हमारे कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से हम कर्तव्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है नैतिक कर्तव्य। पहला कौन कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य। और दूसरा कानूनी कर्तव्य। जी हाँ बच्चों, नैतिक कर्तव्य क्या होता है इसके संदर्भ में हम समझेंगे। नैतिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जिन्हें करने के लिए हम बाध्य नहीं होते। हमें जरूरी नहीं है कि हम उन कर्तव्यों को करें, बाध्य नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन कर्तव्यों को करें। उन नैतिक कर्तव्यों में सबसे पहले कौन कौन से कर्तव्य आते हैं इसको देखेंगे। अपने प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य। नैतिक कर्तव्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से यही 3 कर्तव्य आते हैं। पहला क्या है? अपने प्रति कर्तव्य। हमको अपने प्रति कर्तव्य से क्या मतलब है? अपने प्रति कर्तव्य का मतलब है कि बच्चों हमें अपने आप को सबसे पहले स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ रखने के साथ साथ हम अपनी व्यवस्था करें, आत्मनिर्भर बने और हम स्वयं धनोपार्जन करें और अपने परिवार का बोझ उठा सकें, अपना बोझ उठा सकें, हम किसी के ऊपर डिपेंड न रहें और हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। यह सबसे पहले हमारा अपना कर्तव्य है। बच्चों दूसरा कर्तव्य आता है परिवार के प्रति। परिवार के प्रति कर्तव्य का क्या आशा है कि बच्चों हम अपने परिवार में अच्छा आचरण करें। क्या करें? अच्छा आचरण करें। बड़ों का आदर करें, छोटों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्पर रहें। अर्थात हम धनोपार्जन करें, धन कमाएं और उस धन से अपने परिवार के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, मकान, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर रहें। यह हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य है। दूसरा समाज के प्रति कर्तव्य। बच्चों हमारा अपने कर्तव्य के बाद परिवार का कर्तव्य, परिवार के कर्तव्य के बाद हमें अपने समाज के प्रति हमें जो है निष्ठा रखनी चाहिए और हमें अपने समाज के कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए। समाज की उन्नति के लिए, समाज की भलाई के लिए यदि हमें अपने और अपने परिवार के भी सुखों का त्याग करना पड़े तो हमें करना चाहिए। यह है हमारे नैतिक कर्तव्य। जी हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा कानूनी कर्तव्य के प्रति। तो कानूनी कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जो हमारे संविधान में वर्णित होते हैं, जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों हमें कानूनी कर्तव्य में मुख्य रूप से देखेंगे कानून का पालन करना, कर का भुगतान करना, देश प्रेम और मत का उचित प्रयोग करना, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चों कानूनी कर्तव्य में कानून का पालन करना, कानून का पालन करने का मतलब कि संविधान में जो भी कानून बनाए गए हैं उसका हम पालन करें। जो हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं हम उसका पालन हम करें, तब जाकर के हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। दूसरा है कर का भुगतान, अर्थात हम समय समय पर देश को सुदृढ़ बनाने के लिए हम टैक्स का भुगतान करें। हम जो भी कमाते हैं उसमें से जो निर्धारित टैक्स रखा गया है उस टैक्स का भुगतान समय से करें। तीसरा है देश प्रेम। हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम देश के लिए हर समय खड़ा रह सकें, यह भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। यह हमारे कर्तव्य को दर्शाता है। चौथा है मत का उचित प्रयोग।
हम अपने एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक अच्छे सरकार का चयन करने के लिए हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हम जो वोट देते हैं हमें अपने वोट को निश्चित रूप से जाकर देना चाहिए और अच्छे लोगों का चयन करके राष्ट्र की भलाई के लिए हमें भेजना चाहिए। यह था हमारा कानूनी कर्तव्य। बच्चों, अब इसी कड़ी में आते हैं कि विभिन्न धर्मों में नैतिकता के समान तत्व क्या विशेषता है। नैतिकता की बात हो रही थी। इस क्रम में हम देखेंगे कि विभिन्न धर्मों में क्या क्या चीजें जो है वह समान है, जो बिल्कुल एक जैसी है। सभी धर्मों ने वही बात कही है। क्या है? पहला सत्य, दूसरा दया अथवा करुणा, तीसरा मानव सेवा, चौथा क्षमा, पांचवा अहिंसा और छठा प्रेम। देखेंगे सत्य मतलब सत्य, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ये सभी धर्मों में कही गई है। ये सभी धर्मों में बात कही गई है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दया अथवा करुणा। ये सभी धर्मों ने कहा है कि हमें दयावान होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। दूसरे के दुख पर हमें दया आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए, यथासंभव हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मानव सेवा। सभी धर्मों ने मानव सेवा को प्रमुखता दिया है और सभी धर्मों ने कहा है कि हमें मानव सेवा करते रहना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है क्षमा। क्षमा हमें जरूर करना चाहिए, सभी धर्मों ने हमें सिखाया, क्योंकि गलती होती रहती है और यदि कोई व्यक्ति गलती करके आपसे क्षमा मांगता है सुधार करने के लिए कि हम इस गलती को सुधार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए ताकि वह बुराई का रास्ता बदल करके पुनः सही मार्ग पर आ सके। अगला पॉइंट है अहिंसा। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये बात सभी धर्मों ने बड़ी प्रमुखता से कही है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रेम। हमें एक दूसरे से सदैव प्रेम करना चाहिए। ये सभी धर्मों ने ये बात हमें सिखाई है और तमाम उदाहरण आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, ये था विभिन्न धर्मों में नैतिकता के समान तत्व या विशेषताएं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकता क्या होता है और किसी भी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भावनात्मक एकता है क्या। देखिए, भावनात्मक एकता का अर्थ, भावनात्मक एकता के अंतर्गत वे सभी बातें निहित हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र एक रूप हो जाए। मतलब यह जब हमें ये पूरा समाज जब किसी बात पर एक हो जाए तब वहां पर भावनात्मक एकता कहलाता है। अब देखेंगे कि वे सभी बातें जिसके कारण समस्त देशवासी एक हो जाते हैं, तो वह भावनात्मक एकता कहलाती है। संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र जनहित में पूरी तरह संगठित हो तथा राष्ट्रीय स्तर पर भावनात्मक रूप से जुड़ा। मतलब जब देश के लिए पूरे लोग एकजुट हो जाए, आपस में जाति पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर सब भूल कर सिर्फ और सिर्फ देश की बातें करें, तो उसे हम कहते हैं कि ये लोग भावनात्मक एकता से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता सम्मेलन के अनुसार कि भावनात्मक एकता होता क्या है। देखिएगा, भावनात्मक एकता एक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक प्रक्रिया है। क्या है? भावनात्मक एकता मनोवैज्ञानिक तथा एक शैक्षिक प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत जनता के हृदय में एकता, संगठन और सशक्ति की भावना, एक समान नागरिकता की अनुभूति तथा समाज व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की भावना का विकास होता है। मतलब मनोवैज्ञानिक तथा एक शैक्षिक वह प्रक्रिया है जिसके कारण पूरा राष्ट्र एक हो जाता है, पूरा राष्ट्र एक हो जाता है और हमारे राष्ट्र का विकास होता है। आगे देखेंगे भावनात्मक एकता की आवश्यकता। अब हम सोचेंगे कि भावनात्मक एकता की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। बच्चों, आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिसमें पूरा राष्ट्र एक हो जाता है। जैसे पुलवामा हमला हुआ था, इस तरह से और भी तमाम आतंकी हमले होते हैं या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिससे हमारा पूरा राष्ट्र न्याय में एक हो जाता है। वहाँ गरीब अमीर की बात नहीं होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात होती है। इसे कहते हैं भावनात्मक एकता। तो बच्चों, ऐसे ही जगहों पे हमें भावनात्मक एकता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समाज में हमारा जो समाज है आज वर्तमान परिवेश में तमाम बुराइयों से भरा पड़ा है, जिसमें जातिवाद, ऊंच नीच, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, इस तरह की तमाम बुराइयों से समाज जकड़ा हुआ है। और जब तक हम पूरा भावनात्मक रूप से एक नहीं हो जाते, तब तक हम इन बुराइयों को दूर नहीं कर सकते। देखते हैं इसे लिखा, प्राचीन भारत से हमारे देश में भावनात्मक एकता रही है। भावनात्मक एकता का मिसाल प्राचीन काल से हम देखते चले आ रहे हैं। इसी कारण जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उन सबको भारतीयों ने मार भगाया। आप जानते होंगे कि हमारे देश में प्राचीन काल में बहुत सारे आतताई आए और हमारे देश पर राज भी किया, लेकिन यह भावनात्मक एकता का ही परिणाम था कि उन आतताइयों को हम लोगों ने अपने देश से मार भगाया। तो बच्चों, आगे देखते हैं, यह भावनात्मक एकता के कारण ही संभव होता है। मतलब हम उनको भगाए, यह हमारे भावनात्मक एकता का परिणाम था। आज वर्तमान परिवेश में जातीयता, क्षेत्रवादिता, सांप्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र के लिए चुनौती है। इसीलिए भावनात्मक एकता जरूरी है। बच्चों, आज अपने समाज में निरंतर जातीयता, क्षेत्रवादिता, ऊंच नीच, भ्रष्टाचार इत्यादि बुराइयां बढ़ती जाती हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि हमारा समाज विघटित होगा, हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए आज के परिवेश में हमें पहले की तरह भावनात्मक एकता को मजबूत करना है। हमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करना। हम सब भारतीय हैं। हम किसी नेताओं के चंगुल में नहीं आएंगे जो हमें बरगला के बहला फुसला करके और जातीयता और क्षेत्रवादिता के नाम पर हम लोगों को आपस में दूर करता है। हमें इससे बचना होगा, हमें सुधरना होगा, सजग रहना होगा, तब जाकर के हम भावनात्मक एकता से जुड़ सकते हैं। और जब तक हम भावनात्मक एकता से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते और न ही राष्ट्र का विकास कर सकते। तो बच्चों, यह हमारा और आपका कर्तव्य है कि हमारे समाज में यह जो बुराइयां व्याप्त हैं,
इन बुराइयों को दूर करें, इसके लिए हमें भावनात्मक रूप से एक होना होगा। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 3 समाप्त होता है। थैंक यू।